सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पवन सीरीज के पवन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर एक वीडियो में संभव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम पार्ट 2 में जितने भी शेष रह जाते हैं उसको कवर कर देंगे ताकि आप सभी का जो रिवीजन है बहुत ही बेस्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जल्दी से लघु उत्तरीय स्टार्ट हम लोग करें। ठीक, तो ये जितने भी हमने प्रश्न है रात को डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी चलिए एक बार रिविजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी आंसर दिखाने से, क्योंकि आप सभी को, अगर आप सभी आंसर करते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करिए ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी प्रिपरेशन है वो कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, गया, गुजरात, बंगाल। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वो क्या था? तो हमने रात को ही डिस्कस किया था नालंदा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कार्नवालिस को, कोई नहीं। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है किसको? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट को। तीसरा जो आपका प्रश्न है कि छनाई का प्रतिपादित किया था, छनाई का सिद्धांत ऑकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकाले ने, न्यूटन। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप सभी को ट्रिक बताया था, मैकाले यानी ब्लैक टी, काला, हमेशा टी छानने का काम करते थे। तो इस तरीके से यहाँ छनाई का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? मैकाले ने। फोर्थ हमने डिस्कस किया था कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, विद्यालय। तो आदर्शवाद के अनुसार, ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या था? यानी हमने ये भी आप सभी को बताया था, आदर्शवाद यानी इसमें जो लोग थे वो चाहते थे कि जो भी शिक्षा दी जाए वो शिक्षक केंद्रित हो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक। अगला जो फिफ्थ प्रश्न है कि निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हीगल, डीबी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है सुकरात, प्लेटो और हीगल ये क्या है? आदर्शवादी है। लेकिन अगर हम बात करें डीबी की, ये आदर्शवादी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सिक्स प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? सुकरात, प्लेटो, हॉर्न, स्पेंसर। क्योंकि सुकरात, प्लेटो ये सभी क्या है? आदर्शवादी। लेकिन प्रकृतिवादी दार्शनिक जो है वो हो जाएगा स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सातवां जो प्रश्न है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन। तो प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो आप इसका आंसर कर सकते हो। आप सभी को जो टाइमिंग दे दी जाती है 3 सेकेंड की। बिल्कुल सही, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करती है? तो मुक्त्यात्मक अनुशासन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां जो प्रश्न है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, मानववादी। तो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, आठवां का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आठवां का वो हो जाएगा सी, यानी प्रयोजनवादी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां जो प्रश्न है कि विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, वेदांत समाज। तो विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, क्या नाम है? बिल्कुल सही, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है कि टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी हिंदी स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी, बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी गीतांजलि। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर? कलकत्ता पर, बम्बई पर, दार्जिलिंग, बोलपुर। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर? तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पर बोलपुर। यानी वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी किस स्थान पर? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रात में हमने डिस्कस किया था बोलपुर। 12 आपका प्रश्न है, गिजू भाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तल महाराष्ट्र में, दिल्ली, जयपुर, कानपुर। तो गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फॉरवेल, मॉन्टेसरी, रूसो, हर्बर्ट। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे फॉरवेल। बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, रात को हमने डिस्कस किया और आप आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फॉरवेल। 14 नंबर प्रश्न है कि बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ये कथन किसका है? हर्बर्ट का, फॉरवेल का, मॉन्टेसरी का, कमेनियस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्टेसरी का। यानी बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? लापियर का, गांधी जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, मैकावर का। तो शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने रात को डिस्कस किया था कि मैकावर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो शिक्षा है सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किसने दिया है? मैकावर ने दिया है। 16 प्रश्न है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं, व्यक्ति। तो समाज की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? तो व्यक्ति, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय, परिवार तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि 9 विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श का लघु रूप होना चाहिए, किसने कहा है? रेमंड ने, टीपी नन ने, बालकृष्ण जोशी ने, रॉस ने। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर यानी जो स्टेटमेंट दिया है टीपी नन ने दिया है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो 9 विद्यालय यानी 9 विद्यालय को समस्त संसार का नहीं, ठीक है, यानी पूरे संसार का नहीं, केवल समस्त मानव के आदर्श का लघु रूप होना चाहिए, ये जो स्टेटमेंट दिया है टीपी नन ने दिया है। 18 नंबर प्रश्न है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो विद्यालय है वो कौन कौन से प्रकार के कार्य संपादित करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो चाहता है कि कहाँ से कहाँ तक जो हमारा विद्यालय प्रगतिशील कार्य करने का प्रयास करता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि 20 की किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं वरन विद्यालय से होती है, यह कथन किसका है? जो कि हमने बोला भी था, हम इस स्टेटमेंट से सहमत है। अब आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो या नहीं, यानी इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं है वरन किससे? विद्यालय से होती है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किसने दिया है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन का है। उसके बाद देखिए 21 प्रश्न है कि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 प्रश्न है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 45। फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 51 प्लस क में क्या उल्लेख किया गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। अनुच्छेद 51 क में यानी
अनुच्छेद 51 क में क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है, यानी अनुच्छेद 46 में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मतलब जो भी कमजोरी है उसको दूर करेगा। यह किस संविधान किस धारा में वर्णित है, तो अनुच्छेद 46 में। 23 प्रश्न है कि जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं, यानी जो मूल्य विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। सत्य, वैश्विक, संपूर्ण, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे मूल्य कहलाते हैं वैश्विक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 24 प्रश्न है कि एनसीईआरटी ने कितने मूल्य को स्वीकारा, 83, 80, 82, 84। तो एनसीईआरटी ने आरटी मतलब एससीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 83। 25 प्रश्न है कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित, उपयुक्त, सभी। तो मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी। 26 प्रश्न है वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है, समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी, रेडियो। तो आज की इस टाइम में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार कौन सा है, टीवी है। ठीक है, अभी तो रेडियो का अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है ना। आप सभी के घर में पहले रेडियो होता होगा, लेकिन अब रेडियो भी है तो ख़राब पड़ गया है या फिर बहुत ही कम लोग रेडियो को सुनते हैं। ठीक है, 27 प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्तमान भारतीय में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन से बाधाएं हैं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, उपयुक्त, सभी। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी वर्तमान भारतीय में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके यहाँ पे सांप्रदायिकता भी हो जाएगा, जातिवाद भी हो जाएगा, प्रांतीयता भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला जो 28 प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि 29 की आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है धन, दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता, अनुशासन। हमने कल मॉक टेस्ट में आई थिंक 28 ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो कीजिए, वरना मैं आप सभी को आंसर जरूर दूंगी। यहाँ पर देखिए, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है धन, दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता, अनुशासन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है साक्षरता। 30 प्रश्न है कि बच्चे की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है शिक्षक, माता, पिता, धर्म उपदेशक। तो बच्चे की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ यानी माता। 31 प्रश्न है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है, ड्यूबी का, थॉमसन का, ओटावे का, ब्राउन का। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये कथन किसका है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो ये दिया है वो ऑप्शन नंबर यानी जॉन ड्यूबी ने दिया है। 32 प्रश्न है कि शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, सामाजिक दक्षता, व्यवसायिक दक्षता, मानव निर्माण, नागरिक दक्षता। तो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव निर्माण। 33 प्रश्न है कि एमिल की रचना किसने की है, पेस्टोलॉजी ने, प्लेटो ने, रसेल ने, रूसो ने। तो एमिल की रचना किसने की है फ्रेंड्स, एमिल की जो रचना की है रूसो ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 34 प्रश्न है कि मूल्य संकट का मुख्य कारण है भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, स्वार्थपरता। तो मूल्य संकट का मुख्य कारण है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वार्थपरता। 35 प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है, जॉन ड्यूबी ने।
रॉस ने, एडमस ने, हीगन ने। तो फ्रेंड्स, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया जो कहा एडमस ने कहा, और त्रिमुखी प्रक्रिया जो कहा वो जॉन ड्यूवी ने कहा। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो ये जॉन ड्यूवी शिक्षा शास्त्री की देन है। 36 प्रश्न है कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। किस शिक्षा शास्त्री का ये विचार है? अरस्तु का, प्लेटो का, सुकरात का, हर्बर्ट स्पेंसर का। तो शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, ये जो स्टेटमेंट है ये हर्बर्ट स्पेंसर का है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 प्रश्न है कि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? जितने भी स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रोफेसर हीगल ने, प्रोफेसर बागले ने, रिउलिन ने, ड्यूवी ने। तो शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये रिउलिन ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 38 प्रश्न है कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वो जब भी आवश्यक ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? तो ये जो स्टेटमेंट है रूसो ने दिया है। रूसो का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि मेरा जो एम्स है बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारा ज्ञान दे दो और उसका कोई यूज़ ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट यानी रूसो ने दिया है कि मेरा जो उद्देश्य है बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो तो उस ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? तो ये स्टेटमेंट रूसो ने, और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। आप कभी भी किसी के सामने ये स्टेटमेंट रख सकते हो। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 39 की ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। मिल्टन का, शेक्सपियर का, व्हाइट हेड का, एडमस का। तो ज्ञान वह पंख है जिसके सहायता से, यहाँ पे रहेगा कम नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ज्ञान वह पंख है जिसके सहायता से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? रेमंड का, रोज का, जॉन ड्यूवी का, प्लेटो का। तो समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रेमंड का है। 41 प्रश्न है कि प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? टीपी नन, स्मिथ, जॉन ड्यूवी, स्पीयर। तो फिर फ्रेंड्स 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा और, यानी टीपी नन। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? जॉन ड्यूवी का, पियर्स का, कांट का, हेराक्लिटस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जॉन ड्यूवी दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति का होता है। और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स जितने भी शेष रह जाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हम किस सीरीज़ से तैयारी करें, पवन का सीरीज करें या राजन की। तो फ्रेंड्स उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें कि आप दोनों की तैयारी कर ले, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।